हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा, आपकी अवक्षेपण, उदासीनीकरण अपक्रिया, तीव्र अपक्रियाएं, मंद अपक्रियाएं, अतिमंद अपक्रियाएं, प्रारंभिक अपक्रियाएं, जटिल अपक्रियाओं को बहुत ही डिटेल में सीखा है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, हमारी प्ले लिस्ट में जाके उसको पॉज कर ली, क्योंकि अगर वो पॉज कर लेंगे तो ये वाली अच्छी से समझ में आएगी। अगर इसे समझना है तब तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको इतना अच्छा सा ये समझ में नहीं आएगा। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, ये इसमें पढ़ेंगे हम अपक्रिया की दर, यानी कि अपक्रिया का वेग। क्या होता है अपक्रिया का वेग? अपक्रिया का वेग वो नहीं कि उन्होंने कहा आवेग, ठीक है, वो वाला वेग नहीं। यहाँ पे अपक्रिया का वेग का मतलब होता है कि अपक्रिया कितनी स्पीड में हो रही है, इसकी क्या स्पीड होगी, उसको बताने के लिए इसके पास हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या है? देखो क्या है। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक गुरुजी, आपने तो ये बता दिया, लेकिन ये कौन बताएगा कि अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला? तो बता दिया, परिभाषा तो बताओ, परिभाषा बताओ। हम बच्चे हैं, हमें परिभाषा बताओ। अरे भैया लो परिभाषा भी देखो। समयांतराल मतलब क्या होता है? समय। समय को हम मान लेंगे एक, क्या कर देंगे हम? एक कर देंगे, दो नहीं, एक। एक करेंगे। अब हमने समय को क्या कर दिया? एक कर दिया, तो नीचे वाली चीज हमारी आ गई एक। तो ऊपर क्या बचा? अभिक्रिया का वेग। हमने शॉर्ट में लिख दिया खाली वेग, ठीक है, वैसे आया अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल की फॉर्मूला है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या आ जाएगा? जब हमने एकांक समय ले लिया है तो डायरेक्ट के नीचे वाला एक हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही बचेगा। क्या? अभिक्रिया का वेग बराबर बचेगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, इतना बचेगा। तो सीधी सी बात है, इससे हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि एकांक समय में, जैसा कि लिखा है, समय क्या ले लिया? एक ले लिया। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि नीचे वाले को क्या कर दिया? एक कह दिया है, तो यही क्या हो जाएगी ऊपर, जो अभिक्रिया का वेग बराबर होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। अब सर, अगर आपने ये भी कल बता रहे थे, कल अधूरा छोड़ा था आपने, कह रहे थे कि हम हाँ अगले लेक्चर में बताएंगे कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आदमी काम कर रहा है, ठीक, एक आदमी काम कर रहा है, अगर काम कर रहा है, उसकी जो स्पीड है उसको प्रभावित करने वाले कैसे कारक हो सकते हैं? उसकी जो काम करने की जो स्पीड है, उसको कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो उसके काम को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई काम कर रहा है कि कोई सामने आ गया, सामने आ गया अच्छा सा, ठीक है ना, खूब वीआईपी बन के आ गया, खूब तेल का जमान गाड़ के फेरन लवली लगा के आ गया, आपने देखा स्पीड बढ़ा दी। भाई उस कंडीशन की बात ना कर रहे, ठीक है ना, उस कंडीशन की बात नहीं, यहाँ दूसरी कंडीशन की बात है। जैसे कि काम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक जगह पे काम हो रहा है, वहां पे और लोग आ जाए, और लोग आ जाएंगे काम करने के लिए, उसी काम को करने के लिए, तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से स्पीड बढ़ जाती है। काम करने से क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। ठीक, अब ये सर कैसे बढ़ती है? जैसे कि अभी अभी हम बता रहे हैं कि दो लोग आ गए, तीन लोग आ गए, उन्होंने भी क्या कर दिया? आपकी मदद कर दी। मदद कर दी तो क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा ही सेम हमारे इसमें होता है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है, स्पीड भी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। इसका कारण क्या होता है? ये तो आपने एग्जाम्पल बताया सर जी, कारण नहीं बताया। अब एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे दे देते हो, कारण कम बता रहे हो। कारण भी भैया सुन लो, हर किसी का ये जरूरी नहीं है हम एग्जाम्पल ही देते, भैया कारण सहित देते हर चीज, ठीक है ना। कारण क्या होता है? जब कोई भी अभिक्रिया बन होती है तो उनके जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। अब अगर एक दूसरे से जब वो टकराते हैं तो क्या जब टकराते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तब ही जो पदार्थ होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। अब हर बार नए पदार्थ नहीं बनते हैं, तो जिन टक्करों के द्वारा उत्पाद बनते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी टक्कर। उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहते हैं। और जिनके द्वारा उत्पाद नहीं बनते हैं उन्हें अप्रभावी टक्कर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी टक्कर कहते हैं। ठीक गुरु जी, लेकिन इसमें इसकी क्या जरूरत? तो ये वही तो है
अगर सांद्रता बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से अणु बढ़ेंगे, अणु बढ़ेंगे तो उनके बीच की जो टक्करें होंगी वो बढ़ेंगी। अब टक्करें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, वेग बढ़ेगा, उत्पाद जल्दी बन जाएगा, जल्दी उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर सांद्रता बढ़ रही है तो वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट सर जी। अगला देखो, अगला क्या है सर जी? अगला है हमारा तापमान। अब अगर हम किसी भी चीज का तापमान बढ़ा दें, ठीक है, तो अब भी क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सर जी ये कैसे समझाया, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। देखो भैया, कुछ नहीं, अभी हमने फिर कहा कि जैसे भी अगर हमारे पास कोई भी बर्तन है उसमें कोई भी हमारे पास मान लो चीनी पानी का मान लो घोल, जैसे कि हमने हर बार वही ले लेते हैं, ठीक है, तो इस बार भी वही ले रहे हैं। उसको लिया, गर्म किया, उसको क्या किया, गर्म किया, तो उतनी ही जल्दी क्या होती है, चाशनी आती है, उतनी ही जल्दी क्या होता है, वो चीनी घुल जाती है, यानी कि रिएक्शन क्या होती है, चाशनी हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है अगर किसी चीज को गर्म करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, चीनी पानी को गर्म कर देते हैं तो चाशनी उतनी जल्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर से भी क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। अब सर ये तो आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। अभी जो काम वाला बता रहे थे, काम वाले का क्या भैया, अगर कोई आया काम कर रहा है, ठीक है, और उसके जिसके घर पे आप काम कर रहे हो वो आ गया, उसने देखा कि आप काम कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे कर रहे हो, आलस के साथ कर रहे हो। अब आलस के साथ अगर कोई भी काम होगा तो सामने वाला कहेगा नहीं क्या भाई, बिल्कुल कहेगा, जरूर कहेगा, 1000 बार कहेगा। तो उसी लिए क्या है, आलस को नहीं करना चाहिए। यानी कि अब आलस जैसे उसने कहा, अब आप तो आलस कर रहे थे, उसने आके कह दिया, तो क्या हो गया, आपका टेम्परेचर बढ़ गया, गुस्से में आ गए, तो क्या कर रहे, काम बढ़ाना शुरू कर दिया, काम को इतनी स्पीड में करने शुरू कर दिए, इतनी स्पीड में शुरू कर दिए कि आपने स्पीड बढ़ा दी काम की। तो वही है कि तापमान बढ़ने पर भी क्या होता है, वेग बढ़ता है। ऐसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टक्करें होती है वो भी क्या होगी, स्पीड में बढ़ेंगी, स्पीड में बढ़ेंगी तो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ जो वेग होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्या है, अगला है हमारा दाब। अब दाब बढ़ने पर, अब जब दाब बढ़ाएंगे तब भी क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब दाब बढ़ाने से क्या होता है, अब दाब बढ़ेगा, सीधी सी बात, तो अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे, और अणु पास पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या होंगी, टक्करें बढ़ेंगी, टक्करें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, वेग बढ़ेगा, ठीक है ना, आवेग बढ़ेगा, ठीक है, वेग, ठीक है। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, अब उत्प्रेरक का भी देख लो एक बार। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी भी अभिक्रिया को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, कम ज्यादा करने का तरीका भाई ऐसा होता है कि अगर मान लो कि इनके सुटेबल है तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अगर जो दूसरा आदमी आया है वो इनके सुटेबल नहीं है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि उत्पाद आप लोगों को पता है क्या होते हैं, जो बनते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, जो क्रिया करते हैं, उत्पाद और उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो इनकी करने में सहायता करते हैं, एक मझिया, जैसे कि कल बताया था, ठीक, कल बताया भी था। तो वैसे क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित कर देती है, ठीक है, कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर देती है, ठीक है ना। कोई डाउट? नो डाउट। आगे देखो, अब अगर मान लो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, अभी हमने क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेग बढ़ रहा था, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे, हर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और अगर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब उसका जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कितना हो जाता है, 2 या 3 गुना हो जाता है। अगर मान लो किसी भी अभिक्रिया का वेग हमने कितना बढ़ाया, देखो 10, यानी कि जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ाया, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 2 या 3 गुना हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। क्या देखो, प्रत्येक 10 डिग्री ताप वृद्धि पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है, इसी को ताप गुणांक कहते हैं। इसे ये क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। लिखा नहीं है, समझ लेना, लो लिख दे रहा, क्या कहते हैं, यही ताप गुणांक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। ओके ना, ठीक। यानी कि किसी भी अगर अभिक्रिया का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 गुना कर देंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर जो, यानी कि सॉरी, टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो जो उसके अभिक्रिया का वेग होता है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है, डबल होगा या क्या होगा, ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, ठीक। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आराम से देख लो इतने में, फिर हम आगे की चीजें समझा। देखो लिखा तो है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भाग जाओगे कि हम लिख लेंगे तो समझा कोई नहीं पाएगा,
ठीक है ना, समझा कहीं से नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। हाँ, ये कहोगे हम हट गए सामने से तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा भाई, काम ना होने वाला। ठीक है, सिर्फ लिख लोगे कॉपियां भर जाएंगी। कॉपियां तो सबकी भर जाती है, समझ में सबके नहीं आता है। तो समझने के लिए भाई रुकना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा, वरना सब कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा ही रह जाएगा सब। देखो अगला क्या है, अभिक्रिया दर समीकरण। अब अभिक्रिया दर समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया दर समीकरण, अब जैसे कि जो दर को अब अभिक्रिया लिखा है, दर लिखा है, यानी कि अभिक्रिया की दर तो होगी। अब समीकरण आया है तो समीकरण भी होगा, यानी कि वह समीकरण जो अभिक्रिया दर को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया दर को प्रदर्शित करने वाला समीकरण, या वह समीकरण जो अभिक्रिया दर को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया दर समीकरण कहलाता है। कितनी शॉर्ट परिभाषा, क्या वह समीकरण जो अभिक्रिया दर को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया दर समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा हमने डिटेल में लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि आपको थोड़ी और भी एक चीज नहीं बतानी थी। क्या? देखो, वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। नई चीज क्या आई? हमने बोला अभिक्रिया की दर, वो भी सही, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रताओं के बीच संबंध को भी प्रदर्शित करता है। इसमें हम क्यों जो अभिकारक होती है ना, उनकी सांद्रताओं को भी बताते हैं, सांद्रताओं को भी यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तब हम इसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया दर समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया दर समीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? एक बार डाउट हो भैया देख लो। कहोगे कि सर कोई एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल बाबू अगर आप 2 मिनट वेट कर लो तो हम आपको दे रहे हैं। कहना कि वेट करेंगे ही करेंगे, जाएंगे कहाँ भाई? पढ़ा तो आप ही रहे हो तो करोगे, ठीक है ना, वेट तो करना पड़ेगा। तो अभी हम 2 मिनट में बता रहे हैं। देखो लिखा है आपको यहाँ पर, ये लिखा है, लेकिन ये आएगा कैसे वो हम अभी समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है, ठीक है, अब ये आएगा कैसे वो हम समझा। इसके बाद आपका ये टॉपिक जो आता है अगला है अभिक्रिया की कोटि। अब वो कोटि नहीं कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 कोटि, ठीक है ना। 33 कोटि को कुछ लोग क्या कह देते, 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि होते हैं। ठीक है, तो 33 कोटि वो होते हैं भगवान। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो कोटि है वो क्या है? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या कर लेती है? इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि किसी भी अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो वेग निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप लोगों को कल हम बता भी रहे थे कि अभिक्रिया की जो वेग होता है वो हर कोई नहीं बताता, स्लो रिएक्शंस ही बताती हैं। स्लो रिएक्शन में भी कुछ तत्व ही बताते हैं, हर तत्व नहीं बताता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके जितने भी अभिकारक होते हैं ना, वो सारे मिला लो, लेकिन अभिक्रिया की कोटि के बराबर नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी खाली इतना सीखो। ठीक है ना, अभी आपको सब मिलेगा। जब इनके अभिक्रिया की कोटि के प्रकार बताएंगे तब आपको सब डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी खाली समझ लो। ठीक, अभी खाली एक लिख लो। माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। क्या मानी? ए बी बी पी सी और क्यू डी, या क्यू सी की जगह पे हम यहाँ पे सी सी कर दो और डी डी कर दो। ठीक है, एक ही ऐसा रख लो, क्यों चेंज रखो? कहोगे कि क्या बसा ये। ठीक है, एक ही जैसे कर दो, जिससे कि आप लोगों को कम चीजें याद करनी पड़े। पता है ना, ए बी बी सी सी डी डी, तो वही याद कर लिया हमने। यदि अभिकारक ए की सांद्रता हमने मान ली m, अभिकारक ए की सांद्रता क्या मान ली m, तथा अभिकारक बी की जो सांद्रता है वो मान ली हमने m, तो जो इसकी कुल कोटि होगी, जो कुल कोटि कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें अभिक्रिया के दर समीकरण लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया का दर समीकरण लिखने के लिए अब हम करेंगे क्या भाई? देखो समीकरण जो ऊपर था उसका एग्जाम्पल अब हम दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कैसे? कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, अभिक्रियाओं की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो क्या है? अभिकारकों की सांद्रता हमने मान ली ए, इधर मान ली बी। अब सांद्रता अभिकारक की जो ए की सांद्रता है वो कितने टाइम्स है? m टाइम्स। इसकी जो अभिकारक बी की जो सांद्रता है वो कितनी टाइम्स है? n टाइम्स। तो n टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई दोनों का क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई के क्या है? प्रपोजनल है। ठीक है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। अब ये पावर होती है, ये पावर ऊपर जाती है, जैसा कि ये आप लोगों को हम यहाँ पे नहीं बताएंगे ये क्यों ऊपर जाती है, क्योंकि ये आप लोग 11th में सीख चुके हैं। अब हम ये 12th पढ़ा रहे हैं भैया, 11th का नहीं बताने वाले।
ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें बता सकते हैं, जैसे कि ये बता दिया 11 में आ रहा है, कैसे आ रहा है वो बता दिया, लेकिन ये को पूरा डिटेल में समझाते भाई नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होती है? कुल कोटि अगर हम निकालेंगे तो क्या हो गया, जो ऊपर की दोनों है इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया, ये क्या हो गया, इसकी कुल कोटि हो गई। ठीक है ना, कोई डाउट? ठीक है, अब अभिक्रिया की आणविकता देखो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है सर जी? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देख लो भैया, वो भी देख लो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि जितने तत्व मिलेंगे, जितने भी अभिकारक होंगे वो सब देख लो, आप सबको क्या कर लो, जोड़ लो, जितने भी अभिकारक उन सबको जोड़ लो, वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अब ये कैसे सर जी समझाएंगे? अरे कुछ ना, देखो ना भैया, अभिक्रिया की जैसे कि आणविकता देखो, लिखा भी है, परिभाषा पहले पढ़ लो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को आणविकता कहते हैं। जैसे कि इसमें कितने भाग ले रहे हैं अभिकारक, H2O कितने हैं, H2O कितने हैं, 2, तो H2O 2 है तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। इसमें H2 1 है, I2 1 है, तो कितने हो गए, 2। इसमें फेरिक क्लोराइड कितने हैं, 2। इसमें स्टेनलेस क्लोराइड कितने हैं, 1, 2 और 1, 3, तो आणविकता कितनी हो गई, 3। इस तरह से इसकी आणविकता भी हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। अब हम नए लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।